हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे साइकोलॉजी अधिगम। अधिगम में सीखना, अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। लास्ट सिद्धांत हमने पढ़ा कि अनुकरण द्वारा सीखना क्या होता है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक है रेनफोर्समेंट थ्योरी, मीन्स पुनर्बलन का सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, हमारे जितने सिद्धांत हैं उसके कई नाम हैं। उसी तरह से पुनर्बलन के सिद्धांत के भी कई नाम हैं। इसी को रेनफोर्समेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले देखते हैं इसके एंटीनाम कौन कौन से हैं। पहला तो है पुनर्बलन का सिद्धांत है ही प्रबलन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत हमारा है अंतर्नोद का सिद्धांत। नेक्स्ट है आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत। का सिद्धांत नेक्स्ट है चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत। नेक्स्ट है परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। निगमन का सिद्धांत। एक्चुअली सारे अलग अलग नामों को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग नामों से आ जाते हैं कि ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अगर आपको नामों में कंफ्यूजन है तो आप उसके प्रतिपादक का नाम नहीं बता पाएंगे, या ईयर पूछ लिया जाता है ये सिद्धांत कौन से ईयर में आया, तो नाम इतने सारे हैं। अगर ये नहीं पता है कि एक ही सिद्धांत के इतने नाम है तो आप नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत। क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत है आवश्यकता सिद्धांत। नेक्स्ट है जैविकीय आवश्यकता सिद्धांत। जैविकीय आवश्यकता सिद्धांत। ठीक, ये इतने सारे हमारे इस सिद्धांत के नाम हैं। ये 9 और एक ये ले लेते हैं, 10 इसके नाम है। कौन कौन से? पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत,
आवश्यकता सिद्धांत, जैविकीय आवश्यकता सिद्धांत और रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इतने सारे इस सिद्धांत के नाम है। इसको आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा कि इनमें से किसी भी सिद्धांत का नाम पूछा जाता है तो ये एक ही सिद्धांत है, ठीक है, और इनके प्रतिपादक भी एक ही है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके आगे के बारे में, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, चीजों के आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अगर नहीं लिया है तो वीडियो रिप्ले करके देखिएगा, ठीक। अब हम आते हैं प्रतिपादक देखते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक हैं क्लार्क एल हल, ठीक। कौन से ईयर में इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, 1915 में, ठीक है। 1915 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, ठीक है। इस सिद्धांत के बारे में हल महोदय का कहना था कि प्रत्येक प्राणी के अंदर एक जैविकीय आवश्यकता होती है, इसी वजह से इसका नाम जैविकीय आवश्यकता सिद्धांत भी रखा गया। इसके बारे में उनका कहना था कि प्रत्येक जीव में एक जैविकीय आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्रिया करता है। क्या करता है, क्रिया करता है। हर प्राणी की एक आवश्यकता होती है, उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्रिया करता है और उस क्रिया में जब उस क्रिया करता है तो वो उस आवश्यकता की वो पूर्ति कर लेता है, तो उसकी जो जैविकीय आवश्यकता होती है उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है। तो इसी वजह से इस सिद्धांत को आवश्यकता की कमी का सिद्धांत भी हल महोदय ने नाम दिया था। क्या, आवश्यकता की कमी का सिद्धांत। मीन्स आवश्यकता जो उसकी थी उसने अपनी क्रिया के द्वारा उस आवश्यकता की कमी कर दी, मतलब वो अपनी आवश्यकता को पूरी कर ली, किसी आवश्यकता को पूरी कर लिया तो आवश्यकता जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाती है या कई बार खत्म भी हो जाती हो। जैसे आपको भूख लगी है और आपको खाना मिल गया, आपकी भूख लगने पे आपकी आवश्यकता क्या थी, खाना थी, और जब आपको खाना मिल गया तो क्या हो गया, उस आवश्यकता में कमी आ गई। तो इस आवश्यकता को ना लेके आवश्यकता की कमी के पार्ट को हल महोदय ने चूज किया और उस आधार पे आवश्यकता की कमी का सिद्धांत बताया, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या कहा कि प्रत्येक जीव में आवश्यकता होती है, मीन्स कुछ ना कुछ आवश्यकता हर जीव की होती है, आवश्यकता होती है। फिर आवश्यकता होती है तो क्या होता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीव क्या करता है, कार्य करता है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीव क्रिया करता है, ठीक। क्रिया करने पर क्या होता है, उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है। क्रिया करता है, क्रिया करने से उसकी आवश्यकता में कमी आती है, ठीक। तो इसी वजह से इसको क्या कहा, आवश्यकता की कमी का सिद्धांत भी इसको कहा उन्होंने अपने, ठीक। इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूहे पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया, चूहे पे। और किस पे किया, बिल्ली पे प्रयोग किया, ठीक है। चूहे और बिल्ली दोनों पे प्रयोग किया।
थोड़ा सा मैं इसको रब करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। ठीक, चूहे पे किस तरह से प्रयोग किया, नली बनाई ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से, और एक टेबल पे ऐसा बना के रखा, तो और इधर उन्होंने क्या रखा, भोजन रखा। ठीक, इधर पानी रखा, और एक भूखे चूहे को यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, भूखे चूहे को छोड़ दिया। अब चूहे में उसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, तो चूहा इधर 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 घूमता हुआ इधर आता है, और क्या करता है, चूहा चूंकि भूखा था, चूहा क्या था, भूखा था, भूखे चूहे को इस नली में छोड़ दिया। चूहा इस नली से इस नली, इस नली से इस नली, इस नली से इस नली, वो घूमता हुआ, चूंकि उसको उसकी आवश्यकता, भूखा है तो उसकी आवश्यकता क्या है, खाना है। इधर खाना रखा, इधर पानी रखा, तो उसकी पहली आवश्यकता क्या है, पहली आवश्यकता उसकी खाना है। तो जब वो सूंघता है, रास्ता इधर भी जाता था, रास्ता इधर भी जाता था, पर पहली आवश्यकता उसकी क्या थी, फूड की थी। तो वो पहले खाने को सूंघता हुआ इधर इधर होता हुआ जाता है, और क्या करता है, भोजन कर लेता है, खाने वाली चीज वो खा लेता है। उसमें क्या होता है, खाना खा, उसकी आवश्यकता क्या थी, खाना थी। तो उसने खाना खाया, तो उसकी आवश्यकता में कमी हो गई। फिर चूहा उधर से खाना खा के वापस निकल आया। अब जब ये आता है, तो उसकी दूसरी आवश्यकता क्या होती है, खाना खाने के बाद दूसरी आवश्यकता पानी की होती है। तो वो दूसरी बार में जाता है, और सिर्फ तब भोजन की तरफ नहीं जाता, क्योंकि इस आवश्यकता में क्या आ चुकी होती है, कमी आ चुकी होती है। ठीक है, इस आवश्यकता में कमी आ चुकी होती है, तो वो इसकी दूसरी आवश्यकता क्या होती है, पानी की, तो वो दूसरी बार में पानी की तरफ जाता है, और पानी पी के वापस आ जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने ये प्रूव किया कि जब जीव की आवश्यकता में कमी आ जाती है, तो वो क्रिया अपनी कम कर देता है, अदरवाइज वो क्रिया करता रहता है। और इसमें खाना क्या हुआ, उसका रीइंफोर्समेंट हुआ। जब वो क्रिया कर रहा है, क्रिया करने पे उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है। अगर यहीं आके उसको खाना ना मिल गया होता, तो मीन्स उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, तो वो दोबारा इस तरफ प्रयास ना करता, मीन्स उसकी क्रिया नहीं होती, वो कुछ ना सीखता। चूंकि उसको रीइंफोर्समेंट मिल गया, तो वो उसने सीखा कि क्रिया करने से उसको फल मिला। ठीक है, और दोबारा वो उस वहां इसकी आवश्यकता कम हुई, वो दोबारा दूसरी आवश्यकता की तरफ गया, और अपनी दूसरी आवश्यकता में कमी की। इस तरह इस उन्होंने आवश्यकता की कमी का सिद्धांत बताया, और पुनर्बलन का सिद्धांत इसको नाम दिया, क्योंकि यहाँ जीव को रीइंफोर्समेंट मिला, और जीव ने उस रीइंफोर्समेंट के सहारे ये सीख लिया कि उसकी आवश्यकता में कमी आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। इन सब बिहेवियर के बारे में हल महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था, एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये किसने लिखी थी, हल महोदय ने लिखी थी। ये पूरा नाम है सीएल हल। ठीक है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसने लिखी, या पुनर्बलन के सिद्धांत के बारे में, जीव के बिहेवियर के बारे में किस बुक में लिखा गया है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने इस बुक में क्या किया है, पुनर्बलन पे महत्व दिया है। ठीक है, एक तो व्यवहार के बारे में, और पुनर्बलन पर महत्व दिया। उनके अनुसार उन्होंने ये बताया इस बुक में कि पुनर्बलन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, पुनर्बलन दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला है सकारात्मक, और दूसरा है नकारात्मक।
सकारात्मक पुनर्बलन क्या हो गया, जैसे किसी बच्चे से आपने कुछ किसी बच्चे को कुछ सिखाया और बच्चे ने वो चीज सीख लिया और आपने बच्चे को एक टॉफी दे दी, तो वो क्या हो गया, सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। मीन्स पॉजिटिव थिंग उसको मिल गई, टॉफी तो हर बच्चे को अच्छी लगती है, पॉजिटिव थिंग्स मिली और बच्चा सीखने के लिए नई चीजों को सीखने के लिए आतुर हो गया, तो उसको हम कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। और दूसरा आता है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन होता है, सपोज दैट उसी बच्चे को आप कोई चीज सिखा रहे हैं, बच्चा नहीं सीख रहा है, समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहा है और आपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अब बच्चा वहां क्या होता है, डर जाता है। आप ज्यादातर केस में ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा उससे सीखेगा ही, नेगेटिव रेनफोर्समेंट से बच्चा सीख नहीं पाता है, डर जाता है और दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। पर कई बार ऐसी जरूरत होती है कि उसको नेगेटिव जब रेनफोर्समेंट देते हैं तो डर के कारण वो बच्चा वो चीज सीखने की कोशिश करता है, उसकी जो इंटरनल पावर होती है वो उस पर्टिकुलर चीज को सीखने में लगा देता है कि दोबारा से जैसे मुझे डांटना पड़े या मारना पड़े, तो वो कहलाता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट दो तरह के होते हैं। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। पहला तो लक्ष्य प्राप्ति में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में पुनर्बलन का सिद्धांत काफी उपयोगी साबित होता है, लक्ष्य प्राप्त करने में। ठीक, दूसरा आता है कि जैसे बच्चों को प्रेरित करने में। तीसरा, दंड व पुरस्कार व्यवस्था लागू करने में। बाकी क्या है, सीखने में तो है ही है, अधिगम के सभी क्षेत्रों में उपयोगी। ठीक है, और चूहे के अलावा उन्होंने किस पे, बिल्ली पे भी प्रयोग किया था। और हल महोदय का कहना था, जो थर्नडाइक की बिल्ली थी, थर्नडाइक की बिल्ली को जैसे वो मैंने प्रयोग में बताया था, लीवर पे पंजे पे मार रही थी और फिर बार बार प्रयास कर रही थी, उससे भूल हो रही थी, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत इसीलिए नाम दिया गया था। तो इनका कहना था कि वो बिल्ली थोड़ी मूर्ख रही होगी, अगर उसे अपना लक्ष्य दिख रहा होता, पुनर्बलन उसको दिया गया होता या पुनर्बलन के द्वारा उसको सीखना सिखाया गया होता, तो वो बिल्ली इतनी बार प्रयत्न और त्रुटि ना करते हुए ही पहली बार में उसको भोजन पंजे लीवर पे पंजा मारती और उसको तुरंत ही भोजन मिल गया होता, तो वो धीरे धीरे एग्जैक्ट लोकेशन पे पंजा मारना सीख जाती और उसको भोजन मिल जाता। तो इतने इतने टाइम की बचत होती, इतना उसको प्रयास और त्रुटियां ना करनी पड़ती। तो कुछ इस तरह के डिस्कशन इन साइकोलॉजिस्ट में आपस में चलते थे। वो सब तो खैर अलग की बातें हैं। आई होप आपको पुनर्बलन का सिद्धांत समझ में आया होगा कि इसके प्रतिपादक कौन थे। सीएल हल महोदय थे, 1915 में उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने चूहे और बिल्ली दोनों पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर उन्होंने, चूहे पर मैंने नली द्वारा प्रयोग जो किया था वो बताया, बिल्ली पर भी उन्होंने भूखी बिल्ली रखी और बाहर खाना रखा, बिल्ली लीवर पर पंजा मारती है, तुरंत उसको खाना मिल जाता है, मीन्स उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, वो तुरंत कमरे में आती है और वो शीघ्रता से सीख जाती है कि मैं इसी जगह पंजा मारूंगी, लीवर खुलेगा, मैं जाऊंगी खाना खा के आ जाऊंगी। तो इस तरह से उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। चूहे पर भी, चूहे को नली में डाल के, नली से बाहर एक तरफ खाना रखा, दूसरी तरफ पानी रखा, पहली आवश्यकता खाना की थी तो चूहा सूंघ कर बाहर गया। तो इस तरह से चूहे और बिल्ली दोनों पर प्रयोग किया और ये सारे प्रयोग काफी उपयोगी भी थे। लक्ष्य प्राप्त करने में, बच्चों को प्रेरित करने में, पुरस्कार दंड व्यवस्था लागू करने में और अधिगम के सभी क्षेत्रों में ये प्रयोग काफी उपयोगी माने जाते हैं और काफी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को वीडियो जरूर शेयर करें। आपको
सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं, आपके जो व्यूज आते हैं, डाउट्स आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए सिद्धांत के साथ, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।